नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला पर। दोस्तों, अगर आप भी बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर टेंशन में हैं कि कल एग्जाम में क्या आएगा, तो रुकिए, अपनी सारी टेंशन को यहीं पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर 1। ठीक है दोस्तों, क्या करने वाले हैं? सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने आज की इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 75 नंबर आपके पक्के करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, यदि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं या आप BU झांसी यूनिवर्सिटी, RMLU यूनिवर्सिटी, MSU यूनिवर्सिटी, MGA PRU यूनिवर्सिटी या यूपी के आल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीए कर रहे हैं और आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मेरा मॉडल पेपर 1 है। यदि आप लोग जैसा रिस्पॉन्स देंगे तो मॉडल एक और करा दिया जाएगा। 2 मॉडल यदि आप देख करके जाते हैं, टोटल 150 MCQ, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, 50 लाइक का जो टारगेट है, जैसे ही कंप्लीट होगा आपको मॉडल पेपर 2 तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, बिना 1 सेकंड बर्बाद किए सीधे चलते हैं अपने प्रश्न पत्र पर। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखा गया है, आप जिस मीडियम से हैं आप उस मीडियम में देख सकते हैं। यहाँ पे हम हिंदी में बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है? तो जनजातियों की जो प्रमुख समस्या है दोस्तों, अशिक्षा भी है, निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केवल यहाँ पे क्वेश्चन को फास्ट कराया जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कराने का उतना समय नहीं रह गया है। आपने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको अच्छे से आप रेडी कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट इसका प्राप्त होगा। कारण कि रामपुर गाँव का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? मर्टन ने, NN श्रीनिवास ने, SC दुबे ने या GS घुरिये ने? तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, MN श्रीनिवास ने इसका अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, कराए की पुस्तक किसकी है? कौन सी? एन इंडियन विलेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, SC दुबे जी का ये बुक है, एन इंडियन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कराए की निम्नलिखित में से कौन सी नगर विशेषता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, द्वितीयक संबंध, व्यवसाय की बहुलता या कृषि की प्रधानता? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कराए कि किस समाजशास्त्री का संबंध प्रकार्यवाद से है? दुर्खिम से, मर्टन से, स्पेंसर से या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसमें बिल्कुल आप करेक्ट ऑप्शन बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कराए कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो आपको इसमें बताना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आप इसमें बताएंगे, घुरिये। ठीक है, घुरिये यानी कि डॉक्टर GS घुरिये ने सन 1932 में, कब दोस्तों? 1932 में, आप लोग सन भी याद रखेंगे, यह ऐतिहासिक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था की 6 मुख्य विशेषताओं का भी वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया, यानी कि छुआछूत का? ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में, 15 में, 20 में। तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 17 में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 17 में छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण कानूनन दंडनीय अपराध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कराया कि J8 हटन ने किस पुस्तक में जाति की विवेचना की है? तो इसको आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कास्ट इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि J.H. हटन केस इन इंडिया कब लिखी थी? तो इसका सन याद रख लेंगे, 1946 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब की गई? तो इसका किया गया था 15 जनवरी को। ठीक है, कब किया गया था? 15 जनवरी को, 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो इसे आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी बिल्कुल करेक्ट होगा 943। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना था? 943 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जाति व्यवसायिक सिद्धांत किसने दिया? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेस्फील्ड ने, नेस्फील्ड का मानना था कि कार्य या व्यवसाय ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उनके अनुसार जो जैसा काम करता है वह उसी जाति का अंग बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जातीय आधार पर स्तरीकरण है तो क्या है? इसको आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें से ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए को आपको टिक कर देना है, प्रदत्त। ठीक है। प्रदत्त का अर्थ है जो जन्म से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे सहयोग हो गया, संघर्ष हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, सात्मीकरण हो गया। तो इसमें से आपको ऑप्शन देखना है, फर्स्ट थर्ड सही होगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड सही होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट फोर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्स्ट और फोर्थ। यानी कि सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग और सात्मीकरण सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, जबकि संघर्ष और स्पर्धा असहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? इसे आपको बताना है दोस्तों। तो ये सामाजिक संस्थाओं का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब एक पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसने परिभाषित किया? तो इसे आपको बताना है दोस्तों। तो इसे परिभाषित करने वाले जो था वो कूले था। कौन था? कूले। यह प्रसिद्ध परिभाषा समाजशास्त्री चार्ल्स कूले की है। उन्होंने वर्ग और जाति के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए वंशानुक्रम को मूल या मुख्य आधार माना था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अगस्त काम्ट को माना जाता है, आप लोग जानते होंगे। अगस्त काम्ट को क्या माना जाता है? समाजशास्त्र के जनक माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। कब मानी जाती है इसकी उत्पत्ति? इसे आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसे मानी जाती है 1838। ठीक है। अगस्त काम्ट ने वर्ष 1838 में इस विषय को सोशियोलॉजी नाम दिया, इसलिए इसी वर्ष को इसकी उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि समाजशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो समाजशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको बताना है। सी बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र नाम रखने से पहले अगस्त काम्ट ने इस विषय का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, जिसे बाद में बदलकर समाजशास्त्र किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि गांव में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो संयुक्त परिवार पाए जाते हैं गांव में। ठीक ना। यानी कि भारतीय ग्रामीण समाज की पारंपरिक पहचान संयुक्त परिवार व्यवस्था रहती है। यानी कि एक ही ज्वाइंट फैमिली रहती है, जहाँ कई पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई का बना खाना को खा लेते हैं। अभी भी होता है दोस्तों, कई ऐसे जगह है। ठीक है। नगरीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? इसे आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज सीमेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो, आप सभी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रुप में जरूर एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हम और मनोबल मेरा बना रहे और आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। कौन एक सामूहिक मानवीय निवास की प्रथम स्थापित व्यवस्था है? तो इसे आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गाँव। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इनमें से कौन सा समुदाय पर्यावरण के निकट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, गांव। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नगर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 1 करोड़ पाई जाती है, 5 लाख, 1 लाख या 10 लाख? तो लगभग 1 लाख। ठीक है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भारतीय जनगणना के मानदंडों के अनुसार है, अपने से नहीं बताया जा रहा है। आमतौर पर 1 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर की श्रेणी में रखा जाता है। वैधानिक कस्बों के लिए न्यूनतम सीमा 5000 है, पर नगर के लिए 1 लाख मानक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों कि ग्रामीण जीवन सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो एक कृषि पर। किस पर? कृषि पर ग्रामीण जीवन जो होता है ज़्यादा उसी पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नगर को किसके अंतर्गत रखा गया है? संस्था के अंतर्गत, समिति के अंतर्गत, समुदाय या संगठन? तो इसे रखा गया है समुदाय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन थे? दोबारा क्वेश्चन आया है दोस्तों। नहीं सॉरी, इसमें भारतीय समाजशास्त्र के जनक जो थे
वे GS ध्रुवे थे। ठीक है, कौन थे? GS ध्रुवे या घुर्वे, जो भी कह ले। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुर्वे, जिसे GS घुर्वे भी कहा जाता है, को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत और अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने के कारण भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कह कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की उत्पत्ति का काल क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1919 से 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कह कि जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहकर बुलाया? इसे आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसे बुलाया था GS घुर्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि होमो हिराकियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो उनका नाम था लुइस ड्यूमांट ने लिखी थी। ठीक है, कौन? लुइस ड्यूमांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट, GS घुर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें देखेंगे तो कॉम्ट। ठीक है, कॉम्ट इसमें हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगस्त कॉम्ट फ्रांस के रहने वाले थे और वे पश्चिमी वैश्विक समाजशास्त्र के जनक हैं, जबकि अन्य तीनों जो है प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण थे, दयानंद थे, विवेकानंद थे, राजा राम मोहन राय थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद थे। ठीक है, कौन थे? दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में, कब दोस्तों? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? 40, 42, 22 या 20? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 22। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 आधिकारिक भाषा को मान्यता दी गई। मूल संविधान में यह संख्या 14 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किसने दी? तो दोस्तों इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से सी, श्रीनिवास, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि संस्कृति मानव द्वारा बनाया गया है, जिससे मनुष्य ने स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों वो है मेलिनोवस्की का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने दी? तो इसे देने वाले जो थे वे कौन थे? उनका नाम तो आगवर्ण था। क्या था? आगवर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि निम्नलिखित में से धर्म को पवित्र एवं अपवित्र माना कौन माना? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्खिम ने माना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि किसने संस्कृति और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया है? तो इसे आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैकाइवर और पेज ने दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जिसे हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन एक समुदाय माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजाति। ठीक है, जनजाति का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और भाषा होती है और उनमें तीव्र सामुदायिक भावना पाई जाती है, इसलिए समाजशास्त्र में इन्हें एक समुदाय माना जाता है। दोस्तों आपको यदि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 चाहिए तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, आपका एग्जाम कब है। जैसे ही 50 लाइक का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करेंगे तो तुरंत जिसको बोलते हैं वो नेक्स्ट पार्ट आपको दे दिया जाएगा और एक वीडियो और आएगा, वो भी आपके लिए रामबाण साबित होगा। टोटल 2 वीडियो कराया जाएगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप एग्जाम को हलवा काट करके आएंगे एकदम। ठीक है, आपके लिए एग्जाम हलवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि जनजाति की पहचान की जा सकती है, किससे की जा सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। जनजाति का पहचान पहनावे से भी हो जाएगा, खान पान से, संस्कृति से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है कि जनजाति को आदिवासी कहकर किसने बुलाया? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ दिए गए विकल्पों में से कोई भी पूर्णतः सटीक नहीं है, क्योंकि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा, कौन दोस्तों? ठक्कर बापा ने किया था। क्योंकि विकल्प सीमित है इसलिए इस प्रश्न के विकल्पों में त्रुटि है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मोदी का नाम भी आ गया। ठीक है,
इतना पेपर बनाने वाले क्या क्या बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ठक्कर ये बापा आप लोग याद रखेंगे, एक क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है, पता नहीं कैसे है, यूनिवर्सिटी का ही पेपर ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 करा कि पिछड़े हिंदू की अवधारणा किसके लिए दी गई थी। ऑप्शन दिया है जनजातियों के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए, जाति के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जनजातियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 करा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। जनजाति मतलब एसटी वाले लोग ज़्यादा रहते हैं कहाँ पे, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि इनमें से किन्होंने जनजातियों की पृथकता की नीति के बारे में बोला। तो इसे आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरियर एल्विन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि गांधी जी ने जनजाति को किस नाम से बुलाया। तो गांधी जी ने जनजाति को किस नाम से बुलाया, तो वे बुलाए थे गिरिजन कह करके। क्या कह के? महात्मा गांधी जी ने जनजातियों के लिए गिरिजन, यानी कि गिरी मतलब पहाड़ और जन मतलब लोग, अर्थात पहाड़ों पर रहने वाले लोग को गिरिजन बुलाए, शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों को हरिजन कहा। क्या बोला? अनुसूचित जनजातियों को हरिजन कहा, ठीक है। ये तो सब गांधी जी का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। ये गोविंद सिंह ने, अंबेडकर ने, NN श्रीवास्तव ने, श्रीनिवास ने या काम्ट ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि श्रीनिवास के अनुसार किसी गांव में यदि कोई जाति संख्यात्मक रूप से बड़ी हो, आर्थिक भूमि या आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो और राजनीतिक रूप से भी वह वर्चस्व रखती हो, तो उसे प्रभु जाति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कराया कि सतामक परिवार किस जनजाति में पाया गया, इसे आपको बताना है। तो इसे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, खासी, ठीक है। मेघालय की खासी और गारो जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था पाई जाती है, जहां वंश का नाम माता से चलता है और संपत्ति की उत्तराधिकारी भी बेटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मानी जाती है। यहाँ पे जातियों का नाम दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, जैसे यादव, ब्राह्मण, प्रजापति, खासी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, खासी, ठीक है। यानी कि यादव, ब्राह्मण और प्रजापति पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था के हिस्से हैं, जबकि खासी उत्तर पूर्व भारत की एक प्रमुख जनजाति है, ट्राइब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कहा कि हिंदू विवाह माना जाता है धार्मिक संस्कार, एक समझौता, एक सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक प्रकार का धार्मिक संस्कार माना जाता है, ठीक है दोस्तों। शादी ब्याह होता है वो क्या माना जाता है, हिंदी धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का मिलन और एक पवित्र धार्मिक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मुस्लिमों में विवाह को माना जाता है। मुस्लिमों में विवाह को क्या माना जाता है, सामाजिक समझौता, संस्कार, सहयोग या इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिमों में जो है दोस्तों वे सामाजिक समझौता माना जाता है। इस्लामिक कानून के अनुसार विवाह एक दीवानी या सामाजिक समझौता है जो दुल्हा और दुल्हन की आपसी सहमति, यानी कि जिसे उन लोग के भाषा में इजाब और कबूल और मेहर की शर्त पर, मेहर समझ रहे हैं, पत्नी के शर्त पर आधारित होता है, ठीक है दोस्तों। जो लोग मुस्लिम होंगे उनको पता होगा, ठीक है, जो लोग देख लेते होंगे उनको सब पता होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि हिंदी विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदू विवाह जो होते हैं दोस्तों टोटल 8 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकार होते हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवां आसुर, छठवां गंधर्व, सातवां राक्षस और आठवां पैशाच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ कब हुआ दोस्तों। ये हुआ था 1955 में लागू हुआ था, ठीक है। भारत की संसद द्वारा 1955 में इस कानून को पास किया गया था, जिसे हिंदुओं में एक विवाह को अनिवार्य बनाया और तलाक के नियम तय किए गए। क्वेश्चन नंबर 53 कराए कि जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। अनुलोम, प्रतिलोम, एक विवाह, बहुविवाह। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, अनुलोम। आज तो भर भर के सब चल रहा है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे अपने एरिया में, ठीक है। जाति पे कोई दबाव ही नहीं है, जिससे जो मन कर रहा है उससे शादी कर ले रहा है, ठीक है। शास्त्र सम्मत परंपरा के अनुसार जब वर यानी कि लड़का उच्च वर्ण जाति का हो और वधू जो लड़की है निम्न वर्ग या नीच जाति की हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। इसके विपरीत स्थिति को प्रतिलोम कहा जाता है, यानी कि जब लड़की ऊंच हो और लड़का क्या हो, निम्न हो,
तो उसको प्रतिलोम बोला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 54, धर्म को माना जाता है रति, वर्ग, पवित्र या अपवित्र। तो इसे माना जाता है दोस्तों पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। यानी कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से धर्म हमेशा अलौकिक और पवित्र चीज़ों, विश्वासों और क्रियाओं से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि निम्न में से मजूमदार मदान ने जाति को एक कहकर बुलाया था। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका हो जाएगा बंद वर्ग। क्या कह करके बुलाया था? बंद वर्ग। ठीक है, यानी कि डी.एन. मजूमदार और टी.एन. मदान ने अपनी पुस्तक में जाति को परिभाषित करते हुए स्पष्ट लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी जाति बदल या छोड़ नहीं सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, करा कि इनमें पुरुषार्थ माने जाते हैं। ऑप्शन इसमें कौन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हिंदू जीवन दर्शन में मनुष्य के जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म यानी कि कर्तव्य, अर्थ यानी कि भौतिक साधन, काम यानी कि इच्छाएं और सुख, और मोक्ष यानी कि मुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, वर्ण की संख्या कितनी होती है? वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? तो वर्ण टोटल 4 होते हैं। कौन कौन? वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण ही बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, करा कि अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो इसे आपको बताना है। तो इसका उपयोग जो है सबसे पहले साइमन कमीशन ने किया था। ठीक है। और कब किया था यदि पूछ ले तो 1928 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1928 में साइमन कमीशन ने सबसे पहले दलित और शोषित जातियों के लिए आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग अपनी रिपोर्ट में किया था, जिसे बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 59, करा कि अनुसूचित जाति को हरिजन कहकर किसने बुलाया? एक क्वेश्चन पीछे थोड़ा सा आया था घुमा करके, तो महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने। यानी कि महात्मा गांधी ने अछूत समझी जाने वाले जातियों को सम्मान को बहाल करने के लिए उन्हें हरिजन यानी कि हरि यानी ईश्वर के लोग नाम दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, करा कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? किस सन में बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1955 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम पास किया, जिसे 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किसने की? इसे आपको बताना है दोस्तों। तो काका कालेलकर ने की थी। कब की थी? 1953 में। आप लोग सन भी साथ में याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये बना था 1961 में। ठीक है। यानी कि भारत में दहेज लेने और देने को कानून रूप से प्रतिबंधित करने के लिए 20 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, करा कि निम्नलिखित में से किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित थी? इसको आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, घरेलू हिंसा से। यद्यपि महिलाएं कई क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करती हैं, परंतु पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर घरेलू हिंसा भारतीय समाज में महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाली एक गंभीर समस्या है। ये समस्या आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। आप लोग देखे होंगे अपने घर गाँव में। ठीक है। करा कि कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसका है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये किसका है? तो ये J.H. हटन का है। ठीक है। एक क्वेश्चन पीछे भी आया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, करा कि किसके बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया? अंबेडकर ने, काका कालेलकर ने, नेहरू ने, गांधी ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जुलाई 1924 में मुंबई में दलित शोषितों को जागरूक करने और उनके अधिकारों के रक्षा के लिए बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। किसको माना जाता है? तो इसे आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश को माना जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, किस किस राज्य से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, MP से हैं, बिहार से हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश लगभग 19.98 करोड़ की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि स्थिर जनसंख्या कब मानी जाती है? तो इसको आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर। ठीक है। जब किसी क्षेत्र या देश की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर और लंबे समय तक स्थिर हो जाती है, तो वहाँ की जनसंख्या का आकार भी स्थिर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, एक अधिक साक्षरता वाला राज्य। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो आपका केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर लगभग
94%, यानी कि वहाँ के पढ़े लिखे लोग 94% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि जननांकीय शास्त्र के पिता माने जाते हैं। कौन माने जाते थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ दिए गए विकल्पों में एक और त्रुटि है। समाजशास्त्र और सांख्यिकी के इतिहास में जॉन गाउंट को डेमोग्राफी का पिता माना जाता था। क्या माना जाता है? किसको दोस्तों? जॉन ग्राउंट। ठीक है, जॉन ग्राउंट को माना जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। हालांकि जनसंख्या के सिद्धांत के लिए माल्थस सबसे प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों? माल्थस। ठीक है, इसलिए कई परीक्षाओं में यदि ग्राउंड विकल्प में ना हो तो ये माल्थस को सही उत्तर मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किस वर्ष नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रारंभ किया गया? इसे आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि नक्सलवाड़ी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसे आपको बताना है, तो वो थे चारू मजूमदार जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि किसके द्वारा सामाजिक प्रणाली की संरचनाओं तथा कार्यों में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक रूपांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि माओवाद वैचारिक रूप से किससे जुड़ा है? आतंकवाद से, जातिवाद से, नक्सलवाद से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों नक्सलवाद से, इसलिए सी बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारतीय गाँव की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों कि जीएस घुरिये ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस परिक्षेप का प्रयोग किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत विद्या परिक्षेप। यानी कि डॉक्टर जीएस घुरिये ने भारतीय समाज, जाति और धर्म को समझाने के लिए प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों और साहित्यों के अध्ययन को मुख्य आधार बनाया। इस दृष्टिकोण को भारत विद्या परिक्षेप कहा जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो का मेरा टोटल मॉडल पेपर रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए? अगर हाँ, तभी अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी कॉलेज ग्रुप सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कल कोई भी खाली कॉपी छोड़कर ना आए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसके आने वाले मॉडल पेपर 2 आपसे मिस ना हो। और मॉडल पेपर 2 आज ही अपलोड होगा, लेकिन कब होगा? जब आप लोग 50 लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फास्ट अपडेट दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।